आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है ज्योग्राफी मॉक टेस्ट 2 में। इसमें टॉपिक आज हमने जो कवर किए हैं उनमें है स्थलाकृतियाँ और विश्व के पर्वत। तो सभी लोग अपने आंसर्स चेक कर लें और अपने नंबर ग्रुप में ज़रूर बताएं और कमेंट बॉक्स में भी बताएं। और जो लोग नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, तभी आंसर अपलोड हों जब भी तुरंत में, तो आप अपने आंसर चेक कर पाएँ। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न है, भौतिक अपक्षय में कौन सम्मिलित नहीं है। तो देखिए, जो अपक्षय की प्रक्रिया है, वेदरिंग जो है, उसमें आपकी 3 तरीके से होती है। एक होती है फिजिकल वेदरिंग या मैकेनिकल वेदरिंग, और दूसरी होती है रासायनिक अपक्षय यानी केमिकल वेदरिंग, और तीसरी होती है आपकी बायोलॉजिकल वेदरिंग यानी प्राणी वर्गीय अपक्षय। तो जो भौतिक अपक्षय में सम्मिलित नहीं है इसमें पूछा है, तो राइट आंसर है आपका जलयोजन। बाकी ये जो तीनों है ये आपके फिजिकल वेदरिंग में आते हैं। जलयोजन है ये आपका आता है केमिकल वेदरिंग में यानी रासायनिक अपक्षय में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल देखते हैं, कास्ट स्थलाकृतियां का निर्माण किस अपर्दन प्रक्रिया द्वारा होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद करना। तो जो कास्ट स्थलाकृतियां हैं वो आपकी निर्मित होती हैं गोलन या संक्षारण के द्वारा, कोरोजिन के द्वारा। तो ये जो होती हैं संक्षारण के द्वारा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृतियां पवन द्वारा निर्मित नहीं है। यानी यहाँ पे आपको ध्यान देना है, पवन द्वारा निर्मित नहीं है यानी वायु द्वारा निर्मित नहीं है। तो राइट आंसर है आपका, देखिए यहाँ पे बरखान है, उसे भी वायु द्वारा निर्मित होती है। प्लाया है, ये भी आपकी वायु द्वारा निर्मित है। और जो कॉरिडोर है ये भी आपकी वायु द्वारा निर्मित है। हम्मक जो है ये आपकी वायु द्वारा निर्मित नहीं है, बल्कि ये ग्लेशियर यानी हिमानी या हिमनद द्वारा निर्मित है। और ये निक्षेपात्मक स्थलाकृति है जो हम्मक है आपकी, तो ये ग्लेशियर द्वारा निर्मित है। और बाकी जो तीन है ये आपकी वायु या जो विंड है उसके द्वारा निर्मित है, और ये निक्षेपात्मक आकृतियां हैं। दो तरह की आकृतियां हैं, अपर्दनात्मक और निक्षेपात्मक। अगला सवाल है, हिमानी या हिमनद द्वारा अपरदनात्मक प्रक्रिया द्वारा कौन सी स्थलाकृति का निर्माण होता है। यानी जो हिमानी या हिमनद द्वारा जो अपरदनात्मक यानी अपरदन जो प्रक्रिया है उसके द्वारा जो स्थलाकृति निर्मित होती है वो कौन सी है इनमें से। ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पे ध्यान देना है। तो हिमानी से जो अपरदन प्रक्रिया द्वारा निर्मित है वो है आपका जो हिमनद मैदान है, ये तो आपका राइट आंसर है नहीं। और दूसरा आपका जो है, तो राइट आंसर है आपका नूनाटक है। तो ये भी हिमानी द्वारा ही निर्मित हिमनद मैदान, कैटिल और एस्कर। लेकिन ये आपकी निक्षेपात्मक आकृतियां हैं, हिमनद मैदान, कैटिल और एस्कर, ये आप रट लो, एकदम से पूछा जाता है। हिमोड, मोरेन, ड्रमलिन, एस्कर, केम वेदिका, कैटिल, हम्मक और हिमनद अपक्षेप मैदान, ये निक्षेपात्मक प्रक्रिया जो सॉरी स्थलाकृतियां हैं। और जो ये नूनाटक है आपकी, नूनाटक है, यू आकार की घाटी है, टॉर्न या सर्क है, एरेट है, हॉर्न या गिरिशृंग है, और सुरंग है, पुक्ष है, बेड़पीठ है, शैल है, हिमसोपान है, फ्योर्ड है, ये आपकी अपरदनात्मक प्रक्रिया से निर्मित स्थलाकृतियां हैं। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगला सवाल है, भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति है। यहाँ ध्यान देना है, पूछा है भूमिगत जल द्वारा। तो देखिए, भूमिगत जल द्वारा जो निर्मित स्थलाकृति है आपकी वो है यहाँ पे लेपीज। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। तो ये भी जल द्वारा निर्मित, ये पर भूमिगत जल द्वारा निर्मित नहीं है, ये बहते हुए जल द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां हैं। जलोढ़ पंख, जलोढ़ शंकु और डेल्टा। और जो लेपीज है आपकी, ये ग्राउंड वाटर द्वारा है, ये यानी लेपीज ग्राउंड वाटर द्वारा, और ये आपकी है रिवर या बहते हुए जल द्वारा। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति बहते हुए जल द्वारा निर्मित निक्षेपात्मक स्थलाकृति है। यानी निक्षेप प्रक्रिया द्वारा इस स्थलाकृति का निर्माण हुआ है। और कैसे जल द्वारा, बहते हुए जल द्वारा। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा जलोढ़ शंकु, ऑप्शन ए। अगला सवाल देखते हैं, आई आकार की घाटी या कैनियन का निर्माण होता है। तो आई आकार या कैनियन का निर्माण होता है तो वो किस तरीके से होता है। तो राइट आंसर आंसर है नदी द्वारा, ऑप्शन ए। नदी द्वारा आई आकार की घाटी या कैनियन का निर्माण होता है। जो प्रमुख जो कैनियन है, फेमस है, तो ये ग्रैंड कैनियन है, यूएसए का, कोलोराडो नदी पर स्थित है। तो आपको एटलस में वो देखना है कोलोराडो नदी निकलती कहाँ से है और कहाँ पे जाके वो गिरती है, और उसके आसपास उसमें कौन सी महत्वपूर्ण नदियाँ हैं जो उसमें मिलती हैं, उधर कौन से पठार इंपॉर्टेंट है, कौन सा बड़ा पठार है, कौन सा छोटा पठार है। वहाँ पे जो पठार दिए हैं तो उत्तर से दक्षिण की तरफ आपको क्रम निर्धारित करना है, इस तरीके से सवाल बनते हैं। तो ये सारी चीज़ें दिमाग में होनी चाहिए। वहाँ पे पठार है तो जरूर कोई जो ठंडी धारा है वो पास में बहती होगी, तो वो आपको देखनी है। ऐसे मतलब ज्योग्राफी में
पढ़ने में कुछ नहीं है, एक बार दिमाग में सारी चीज़ें बैठ जाएं, बस कनेक्ट करना है सारी चीज़ों को। तो अगला सवाल है, भूमिगत जल से बनी स्थल काष्ठ आकृतियों का नाम किस सागर की कलाकृतियों के नाम पर रखा गया है? यानी जो काष्ठ आकृतियां हैं, इन आकृतियों का नाम किसी सागर की जो आकृतियां हैं उनके नाम पर रखा गया है। तो एड्रियाटिक सागर में स्थलाकृतियां इस टाइप की काष्ठ की, तो उसी नाम पर काष्ठ स्थलाकृतियां, विश्व में कहीं भी जो काष्ठ निर्मित होती हैं उनका नाम काष्ठ स्थलाकृतियां रख दिया जाता है। तो ये एड्रियाटिक सागर फेमस है काष्ठ स्थलाकृतियों के लिए। तो ये एड्रियाटिक सागर आपको जाके देखना है कहाँ पे है, किस सागर में ये सीमांत सागर है, और इसके दोनों तरफ कोई देश है या नहीं है, तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। अगला सवाल है, तट से किसी भी द्वीप मिलाने वाली रोधिका कहलाती है? तो राइट आंसर है टोम्बोलो, यानी किसी तट से किसी द्वीप को मिलाने वाली जो रोधिका होती है उसको टोम्बोलो कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, भारत में रिया तट का प्रमुख उदाहरण है? अब भैया रिया तट से डर मत जाना, रिया बहुत ज़्यादा चर्चा में रही है, लेकिन ये दूसरा है। तो जो रिया तट है ये नदियों द्वारा अपरदित उच्च भूमि के दस जाने से जिस तट का निर्माण होता है उसे रिया तट कहते हैं। ये वी आकार की घाटी तथा डलुआ किनारे वाली होती है, इनकी गहराई समुद्र की ओर क्रमशः बढ़ती जाती है। तो जो प्रायद्वीपीय भारत का पश्चिमी तट का जो उत्तरी भाग है उसे रिया तट के नाम से, उसे रिया तट का एक अच्छा उदाहरण माना जाता है। तो कौन सा है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पश्चिमी घाट का उत्तरी भाग रिया तट का प्रमुख उदाहरण है। अगला सवाल देखते हैं, जो किसी पर्वत के दोनों ओर सर के विकसित होने से मध्य का भाग अपरदित होकर नुकीला हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो राइट आंसर है एरित या एरिट। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, एरित या एरेट्स, एरिथ या एरेट्स। अगला सवाल देखते हैं, विश्व का सबसे विस्तृत ब्लॉक पर्वत है? तो जो सबसे विस्तृत ब्लॉक पर्वत की बात हो रही है तो कैलिफोर्निया का सियारा निवादा है। एटलस जरूर चेक करना। अगला सवाल है, कास्केड पर्वत श्रेणी स्थित है? तो कैस्केड जो पर्वत श्रेणी स्थित है आपकी कहाँ पे स्थित है? तो कैस्केड पर्वत श्रेणी है आपकी यूएसए में। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यूएसए। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, सियारा माद्रे डेल सुर पर्वत श्रेणी स्थित है? तो ये आपकी मैक्सिको में स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है? तो पर्वतों का सागर आपका कहा जाता है ब्रिटिश कोलंबिया या कनाडा को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। एटलस में देखना ब्रिटिश कोलंबिया कहाँ पर है, वहाँ पे और क्या क्या चीज़ें फेमस हैं, ये सारी एटलस देखने आप एक दिन में याद नहीं कर सकते हैं। आपको एटलस मतलब डेली 30 मिनट देखना है, और जो चीज़ें चर्चा में चल रही हैं उनको देखते रहना है, और जो चीज़ें मैं मॉक टेस्ट में करा रही हूँ उनको आपको ज़रूर जाके देखना है। आप देखेंगे एटलस तो आपको चार चीज़ें और याद हो जाएंगी। और जैसे ही पेपर नज़दीक आएगा तो जितना एक साल में जो चीज़ें बहुत चर्चा में रही हैं तो मैं उनके लिए एक लिस्ट बना के दे दूंगी आपको। तो आप उन सबको मैप में एक बार देख लेना, वहाँ से 5-6 सवाल आपके पक्का आएंगे। विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं? वैसे ये थोड़ा सा दिमाग लगाने का सवाल है, बहुत टफ नहीं है। तो जो नवीन मोड़दार मोड़दार जो पर्वत हैं उनमें ऊंची चोटियाँ पाई जाती हैं ज़्यादा, क्योंकि अभी भी निर्माण प्रक्रिया में है। अगला सवाल है, दक्षिणी आल्प्स पर्वतमाला स्थित है? तो जो दक्षिणी पर्वतमाला आल्प्स पर्वतमाला माला स्थित है वो आपकी न्यूजीलैंड में स्थित है। दक्षिणी आल्प्स, ये शब्दों पे ध्यान देना है, तो न्यूजीलैंड में है। अब आपको बताना है, तो जो न्यूजीलैंड की राजधानी है तो वो किस द्वीप पर है? दो द्वीप है ना न्यूजीलैंड में, एक उत्तरी दक्षिणी, तो किस द्वीप पर है न्यूजीलैंड की जो राजधानी है वो? अगला सवाल है, आल्प्स पर्वत श्रेणी निम्न में से किसका हिस्सा नहीं है? जो आल्प्स पर्वत श्रेणी है इनमें से किस देश में उसका विस्तार नहीं है? तो इन तीनों में है, रोमानिया में नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, हिमालय का विस्तार, यहाँ पे थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, हिमालय का विस्तार जो, इस सवाल को छोड़ ही देते हैं। अगला सवाल देखते हैं, जो पर्वत श्रेणी से शेष अन्य से भिन्न है तो वो कौन सी है? देखिए यहाँ पे राइट आंसर है आपका, जो शेष अन्य से भिन्न है वो है आपकी अपलेशियन, ऑप्शन सी। क्योंकि ये जो तीन है आपकी ये नवीन पर्वत श्रेणी है, नवीन वलित पर्वत श्रेणियां हैं, लेकिन जो अपलेशियन है ये आपकी ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स में आती है। तो तीन प्रमुख हैं ओल्ड फोल्ड में, एक अपलेशियन है, यूराल है और भारत का अरावली है। तो ये तीन आपको याद रखनी है। तो अपलेशियन के बगल में अलेगनी पर्वत श्रेणियां भी हैं, वो आपको देखनी है। और नीचे पिडमोंट है, उधर कौन सी नदियां हैं, अमेरिका के कौन से प्रमुख शहर हैं, किस इंडस्ट्री के लिए फेमस हैं, तो वो सब चीज़ें आपको जाके देखनी है एटलस में। अगला सवाल देखते हैं, निम्न पर्वतों में से कौन टर्सरी पर्वतीकरण का परिणाम है? तो टर्सरी पर्वतीकरण का परिणाम नहीं है, सॉरी नहीं है, मैं ही कंफ्यूज हो गई। तो टर्सरी पर्वत श्रेणी का जो परिणाम नहीं है वो है आपका अपलेशियन,
क्योंकि टर्सरी जो पर्वत श्रेणियाँ हैं उनमें फॉसिल फ्यूल्स मिलते हैं, लेकिन जो ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स हैं उनमें फॉसिल फ्यूल्स नहीं मिलते। और जो एप्लेशियन है, यूराल है और जो अरावली है, ये आपकी ओल्ड फोल्ड में आती हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में एटलस पर्वत का विस्तार नहीं है? तो एटलस पर्वत का विस्तार इनमें से किस में नहीं है? तो राइट आंसर है आपका केन्या। केन्या में एटलस पर्वत का विस्तार नहीं है, बाकी इन 3 में है। एटलस जरूर देखना। मैकेंजी पर्वत श्रेणी स्थित है, तो जो मैकेंजी पर्वत श्रेणी है ये आपकी कहाँ पे स्थित है? तो ये कनाडा में है। एटलस में चेक करना मैकेंजी पर्वत श्रेणी कनाडा के किस पार्ट में है, उत्तर में है, दक्षिण में है, पूर्व में, पश्चिम में, किधर है? माउंट टिटलिस स्थित है, तो ये आपका स्विट्जरलैंड में है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ये सवाल पूछा हुआ है। फ्रांस और स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये सवाल पूछा जाता है अक्सर। तो जो फ्रांस और स्पेन के बीच जो सीमा बनाता है पर्वत, तो उसका नाम है आपका पेरेनीज, ऑप्शन सी, पेरेनीज। और अगला सवाल देखते हैं। फ्रांस और स्विट्जरलैंड के मध्य सीमा बनाने वाला पर्वत है, तो वो है आपका जुरा, ऑप्शन ए। अगला सवाल है गोलन हाइट्स पहाड़ियाँ स्थित हैं, तो जो गोलन हाइट्स पहाड़ियाँ स्थित हैं वो आपकी फिलहाल इसराइल के कब्जे में है, तो इसराइल माना जाएगा। वैसे सीरिया से छीनी है इसराइल ने ये, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तो अगले मॉक टेस्ट में आप लोगों से फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि अगर आप हम ये लाइक करते रहेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा, तो हम सीरीज आगे भी जारी रखेंगे। और जैसे ही पेपर नज़दीक आएगा तो हम इसमें जो सवाल हैं उनकी संख्या भी बढ़ा देंगे। तो आपके लिए फुल मॉक टेस्ट भी आएंगे बाद में। अभी टॉपिक वाइज कवर करते हैं, एक एक बहुत डिटेल में आपको पढ़ते रहना है टॉपिक वाइज। और अगले जो टॉपिक हमारा रहेगा अगले मॉक टेस्ट का, मैं इसी में बता देती हूँ। अगले मॉक टेस्ट में हम पूछेंगे पठार विश्व के और विश्व के मैदान और प्रमुख जल संधियाँ, ये हमारा टॉपिक रहने वाला है अगले मॉक टेस्ट का। और तो ये आपको पढ़ना है अच्छे से एकदम डिटेल में मैप के साथ में। तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, धन्यवाद।